जय हिंद साथियों। आज राज कपूर साहब की नील कमल फिल्म की बात करेंगे। नील कमल राज कपूर साहब की वो फिल्म थी जिसमें पहली दफ़ा वो बतौर हीरो आए थे और उनकी हीरोइन थी मधुबाला। और मधुबाला जी की भी वो बतौर हीरोइन पहली फिल्म थी। अब ये फिल्म राज कपूर को मिली कैसे थी? दरअसल ये इससे भी ये फिल्म 1947 में आई थी, उससे भी थोड़ा पहले की बात है। अब पृथ्वीराज कपूर एक किसी फिल्म में काम कर रहे थे उन दिनों। पृथ्वीराज कपूर रंजीत मूवी टोन में एज एन एक्टर जॉब कर रहे थे। क्योंकि उन दिनों एक्टर जॉब क्या करते थे, उनकी कोई फीस वगैरह नहीं होती थी, तो वो जॉब क्या करते थे, पृथ्वीराज कपूर साहब भी कर रहे थे। और वहाँ पर उनके एक दोस्त केदार शर्मा, वैसे लोग उन्हें केदार शर्मा कहते हैं, पर वो अपना नाम लिखते थे केदार शर्मा। पंजाबी डायलेक्ट शायद था इस वजह से, तो हम उन्हें केदार शर्मा कहकर ही संबोधित करेंगे। और उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी है, उसमें भी उन्होंने अपना नाम केदार शर्मा ही लिखा है। तो केदार शर्मा साहब एक फिल्म डायरेक्टर रहे थे, उसमें पृथ्वीराज कपूर भी काम कर रहे थे। और केदार शर्मा साहब जब उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि राज कपूर माफ़ कीजिएगा, पृथ्वीराज कपूर सैड सैड से हैं, ज़रा उदास हैं। अब वो दोस्त थे दोनों बहुत अच्छे, केदार शर्मा और पृथ्वीराज कपूर। तो केदार शर्मा साहब ने एक दिन पृथ्वीराज कपूर जी को बुलाया और कहा कि भाई साहब देखिए, अगर आपको लगता है कि बात पर्सनल है, नहीं बताई जा सकती, तो मत बताइए, लेकिन अगर बात ऐसी है कि जो बताई जा सकती है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए कि आप किस वजह से परेशान हैं। तब पृथ्वीराज कपूर साहब ने केदार शर्मा को बताया कि भाई साहब मैं ना अपने बेटे राजू, राज कपूर को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि वो कॉलेज में जा रहा है पर उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं है, लड़कियों वगैरह में है या दूसरी फालतू की चीज़ों में है। तो इस वजह से मुझे फ़िक्र हो रही है कि इसका भविष्य क्या होगा। तब केदार शर्मा जी ने राज कपूर जी से कहा कि आप एक काम करें, उसे मेरे पास भेज दें, मैं उसे अपना असिस्टेंट बनाऊंगा और उसे लाइफ लेसन दूंगा, उसे किसी सही ट्रैक पर लेकर आऊँगा। तो और आप उसमें इंटरफेयर मत करना अगर मैं कभी उसके खिलाफ सख्ती बरतूँ जब वो गलती करेगा। पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि भाई ठीक है, आप उसको अपनी जिम्मेदारी में ले लीजिए और उसे इंसान बना दीजिए। तो खैर अगले दिन पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे राज कपूर, बड़ा बेटा थे वो उनके, अपने बेटे को लेकर केदार शर्मा के पास आ गए। राज कपूर साहब ने केदार शर्मा जी के पैर छुए और फिर हाय हेलो वगैरह हुई। और केदार शर्मा ने राज कपूर से कहा कि भैया, अगर तुम्हें याद हो तो जब तुम कलकत्ता में थे, जब छोटे बच्चे थे, तो तुम जो है मुझसे पूछा करते थे कि ये रील, असल में मैं आपको किस्सा बताता हूँ इसके पीछे का, कि केदार शर्मा और पृथ्वीराज कपूर किसी ज़माने में कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में नौकरी किया करते थे दोनों। ये पृथ्वीराज कपूर बतौर एक्टर वहाँ काम करते थे कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में, और केदार शर्मा जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, जो धीरे धीरे फिर प्रमोटर के डायरेक्टर बन गए थे। तो जब केदार शर्मा वहाँ पहुँचे थे तो पृथ्वीराज कपूर पहले से ही वहाँ थे। और शुरुआत में केदार शर्मा को तमाम संघर्ष वहाँ करना पड़ा था कलकत्ता में। उस टाइम पृथ्वीराज कपूर साहब ने बड़ी मदद की थी, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। राज कपूर भी तब वहीं थे, पृथ्वीराज कपूर की फैमिली वहाँ साथ रहा करती थी। तो केदार शर्मा ने पहली दफ़ा राज कपूर को वहीं पर देखा था, इसीलिए उन्होंने उस दिन कहा था जब पृथ्वीराज कपूर परेशान होकर केदार शर्मा जी के पास लेकर आए थे कि भैया ये बताइए कि आपको याद है वो वक्त जब आप कलकत्ता में थे, तब आप काफ़ी छोटे थे और आपने एक दिन एक रील अपने हाथ में लेकर मुझसे पूछा था कि अंकल ये तस्वीरें चलती कैसे हैं। अब उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, ये केदार शर्मा साहब ने राज कपूर से कहा कि उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि भाई ये कैसे चलती हैं, पर एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो दिन आ गया है। तो केदार शर्मा ने राज कपूर को अपना असिस्टेंट बना लिया। अब असिस्टेंट बन गए उनके, एक फिल्म में केदार शर्मा डायरेक्टर रहे थे तो उसके असिस्टेंट बन गए, राज कपूर साहब के से जुड़ गए। अब एक दिन हुआ क्या कि केदार शर्मा यूनिट के लोगों को और हीरो हीरोइन वगैरह कास्ट को लेकर एक आउटडोर शूट पर गए। मुंबई के पास कोई जगह थी, मुझे अभी याद नहीं, घोड़ बंदर एक जगह है मुंबई के पास, कोई गांव है, खूबसूरत सा गांव है। और उस गांव में
शूटिंग के लिए करने गए थे और उन्हें सीन कुछ ऐसा फिल्माना था कि सूर्यास्त दिखाना था, ढलता हुआ सूरज दिखाना था। कहानी किसी राजा की थी जो आपका बताता कि भाई ये दिखाना था कि राजा का पतन हो रहा है, उसका साम्राज्य जा रहा है, तो सूर्यास्त हो रहा है, सूरज डूब रहा है और राजा का जो वैभवशाली कभी एम्पायर हुआ करता था वो भी अब ख़त्म हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो सब कुछ तय था भाई। और चूंकि सूर्यास्त का शॉट था तो कंप्यूटर वगैरह तो थे नहीं उस ज़माने में, तो रियल ही सब होता था। तो अब राज कपूर साहब की एक आदत थी, वो जब भी केदार शर्मा ने उन्हें अपना क्लैपर बॉय बनाया, और राज कपूर की आदत थी क्लैप देने से पहले वो अपने बालों में कंघी किया करते थे, स्माइल करते थे कैमरे के सामने आके और फिर क्लैप देते थे। और केदार शर्मा को उनकी यह बात बड़ी अजीब लगती थी। जिस दिन घोड़ बंदर में वो डूबते हुए सूरज का जो दृश्य फिल्माना था केदार शर्मा को, उस दिन उन्होंने राज कपूर साहब को कहा कि भाई देखो, आज मत करना वो सब जो तुम रोज़ करते हो, बालों में कंघी वगैरह मत करना, क्योंकि अगर देर हो गई शॉट पिक्चराइज करने में और शॉट नहीं हो पाया तो फिर हमें एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, उसको रुकाने के लिए खर्चा होगा, क्योंकि होटल में लेना पड़ेगा सारे लोगों के लिए, पूरी यूनिट में अच्छे खासे लोग थे, सबको खाना खिलवाना पड़ेगा और एक दिन का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से उतना बजट नहीं मिला है। राज कपूर को कहा, बड़े अच्छे से नसीहत दी कि भाई ये सब मत करना। मगर जब शॉट का टाइम आया, सूरज सही पोजीशन पर आ गया, तो राज कपूर साहब अपनी आदत से बाहर नहीं आए, उन्होंने वही किया। लेकिन उस दिन एक गड़बड़ हो गई भाई साहब। गड़बड़ क्या हुई, जो एक्टर राजा बना हुआ था उसको ना नकली दाढ़ी वगैरह लगाई थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी और वो चिपकाई थी, नकली दाढ़ी थी। राज कपूर ने वही अपना कंघा किया, केदार शर्मा को अच्छा तो नहीं लगा पर कुछ नहीं बोले, और उन्होंने जो क्लैपर दिया तो उन्हें ध्यान नहीं रहा कि वो क्लैपर जो है एक्टर के बहुत करीब चले गए हैं। जैसे उन्होंने क्लैप किया और हटे वहाँ से, एक्टर की दाढ़ी भैया क्लैपर में फंस गई और उखड़ गई। अब बवाल हो गया कि भाई ये क्या हुआ, सूरज वहाँ डूबता जा रहा है, अब अगर दोबारा दाढ़ी लगाएंगे भी तो तब तक तो शॉट गया। बवाल हो गया, सब सन्न हो गया, मतलब हैरान रह गए सबके, भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया। केदार शर्मा को बहुत गुस्सा आया, वो बस खून में आग लग गई उनके, जैसे होता ना कि एकदम किलस जाना वो। अब केदार शर्मा ने क्या किया, राज कपूर को बुलाया और कहा कि मैंने तुमसे मना किया था कि वो सब मत करना, बालों में कंघी वगैरह मत करना, ये सब कैमरे के सामने आके स्माइल मत करना, क्लैप देना चुपचाप और चले जाना, मगर तुम बाज नहीं आए। राज कपूर यहाँ पर भी मुस्कुरा रहे थे, तो केदार शर्मा को लगा कि ये भैया लौंडा सीरियस नहीं है। उन्होंने धैड़ दसी एक रैपटा मारा, पटा खींच के राज कपूर साहब को तमाचा मार दिया ज़ोर से। वहाँ पर भाई साहब यूनिट के लोग तो थे ही, वहाँ तमाम लोकल्स जो थे वो भी शूटिंग देखने जमा हो रखे थे, और किसी को पता नहीं था कि भाई ये पृथ्वीराज कपूर का लड़का है। वो बस हंस रहे थे कि भाई देखो, एक बेवकूफ़ था, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसको ये जो सीनियर दिखने वाला आदमी है इसने एक कस का तमाचा मार दिया। अब तमाचा तो मार दिया भाई, सब चुप हो गए, चले गए, मजबूरी में होटल वगैरह करना पड़ा, अगले दिन शॉट लेने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। केदार शर्मा मन ही मन बहुत परेशान हो जा रहे थे, क्योंकि उन्हें थप्पड़ तो मार दिया पर अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई ये नौबत आई, उन कंट्रोल नहीं कर पाए वो अपने ऊपर। उन्होंने हाथ उठा दिया अपने दोस्त के बेटे पर। और क्या उनके जो ख्याल उस टाइम चल रहे थे अपनी बुक में, ये मैंने दरअसल मैं आपको बता दूं, केदार शर्मा साहब की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी, वन एंड लोनली केदार शर्मा। ये किस्से का जिक्र उसमें किया उन्होंने, तो उससे मैंने लिया है। तो केदार शर्मा के मन में तमाम विचार चल रहे थे कि भाई राज कपूर अगर ये कह देता कि भाई मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ, तुमने मुझे पर हाथ कैसे उठा दिया, या ये बोल देता कि भाई आप मुझे इतना भी पे नहीं कर रहे हैं जो आप मेरे पर हाथ उठा रहे हैं, तब क्या हो जाता। लेकिन राज कपूर ने तो कुछ भी नहीं कहा। थप्पड़ लगने के बाद भी राज कपूर साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, हालांकि दुखी थे, पर स्माइल उनके हल्के चेहरे पर थी, वो जो कहते ना खिसियानी वाली, वो वाली स्माइल थी। अगले दिन शॉट हुआ, राज कपूर ने कोई गलती नहीं की, आराम से शॉट लिया सूर्यास्त का, और भाई यूनिट जो है सामान वगैरह पैक करके मुंबई लौट आई। तो जब रंजीत मूवी टोन के ऑफिस में ये लोग घुसे, सब अपना अपना काम कर रहे थे, सामान रख रहे थे, केदार शर्मा साहब ने राज कपूर से कहा कि राजू, राजू कहा करते थे वो, तुम मेरे केबिन में आओ। राज कपूर थोड़ा
स्ट्रेस हो गई कि भाई जाने मैंने और क्या गलती कर दी कि अब जो है फिर से शायद क्लास लगाने के लिए मुझे बुला रहे हैं। डरते डरते भाई साहब गए वहाँ पर। हम्म। और गए तो केदार शर्मा सामने बैठे थे। राज कपूर पहले ही बोल पड़े, इससे पहले कि केदार शर्मा कुछ बोलते, राज कपूर बोल पड़े कि अंकल अब क्या आप मेरे दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारेंगे। तो केदार शर्मा ने कहा कि देखो भैया ऐसा है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने आपको थप्पड़ मारा और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और मैं अंदाज़ा ये मुझे हो चुका है, केदार शर्मा साहब के शब्द थे कि ये अंदाज़ा मुझे हो चुका है कि ये लड़का यानी कि तुम हीरो बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर एक फिल्म बनाऊंगा और उस फिल्म के ज़रिए मैं तुम्हें इंडस्ट्री में लॉन्च करूँगा। राज कपूर बड़े शौक थे कि भाई कहाँ तो कल बंदे ने एक ज़ोर का तमाचा मारा सबके सामने और कहाँ अब ये हीरो बनाने की बात कर रहा है। तो राज कपूर ने कहा कि नहीं अंकल, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी फ़िल्म का हीरो बनूँ। पता लगा कि फ़िल्म का सत्यानाश भी हो गया मेरी वजह से, तो आप किसी और को ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, आप किसी अच्छे हीरो को ले लीजिए। केदार शर्मा ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मैं करा लूँगा तुमसे और तुम्हें अब मुझे लॉन्च करना है। फाइनली जब राज कपूर को यकीन हो गया कि हाँ केदार शर्मा सीरियस हैं उन्हें लेकर फिल्म बनाने के लिए, तो राज कपूर साहब ने उनसे कहा कि गले लगकर कि आप एक काम कीजिएगा, हीरोइन के तौर पर मुमताज़ को लीजिएगा। अच्छा, मधुबाला जो हैं वो कभी जब चाइल्ड आर्टिस्ट के हैसियत से काम किया करती थी फिल्मों में तो बेबी मुमताज़ के नाम से काम करती थी। और जबकि ये पूरा घटनाक्रम जो मैंने बताया है अभी आपको, जिस वक्त का ये घटनाक्रम है उस वक्त तक मधुबाला चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रह गई थी। वो उस उम्र में आ गई थी कि अब या तो वो सीधे हीरोइन बनती, नहीं तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता अपना बड़े दिखने का ताकि वो हीरोइन के रोल में फिट लग सकें, क्योंकि बाल कलाकार के तौर पर तो उन्हें कोई ले नहीं रहा था। तो राज कपूर ने बड़े धीमे से कहा केदार शर्मा से कि आप जो है, शर्माते हुए, शर्म आ रही थी उन्हें, कि आप जो है ना मुमताज़ को मेरी हीरोइन के तौर पर कास्ट कर लीजिए। केदार शर्मा ने उनकी वो बात भी मान ली। इस तरह मुमताज़ यानी कि मधुबाला और राज कपूर जी की कास्टिंग हुई फिल्म नील कमल में, जिसका नाम था बेचारा भगवान। पहले नाम हुआ करता था उस फिल्म का बेचारा भगवान, बाद में फिर वो नील कमल हो गया था। इस फिल्म के बनने की एक कहानी है, लेकिन वो फिर किसी दिन बताऊंगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया वो कहानी भी बताओ, क्योंकि बड़े ड्रामे हुए थे भाई साहब उस फिल्म के को बनाने में। केदार शर्मा साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी कि मतलब ये लगा लीजिए कि बंद ही हो गई थी फिल्म, है ना। तो वो कहानी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।